रेडी है सभी? हाँ सर, रेडी है। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है। चलो, अपने अपने माइक अपने बंद कर लो यार। अच्छा, कोई बताएगा किसी को एप्पल के ऊपर एक्सपीरियंस है, सर्किट के ऊपर? जो भी है, नहीं जैसा भी सर, है। कभी छुआ तक नहीं। किसी को हो थोड़ा बहुत जेन्युइनली एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये नहीं कि जो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि हाँ सर, मैं इसको एक अकॉर्डिंगली चेक कर सकता हूँ। इज एनीबॉडी? देखो, एप्पल के मदरबोर्ड्स के अंदर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि पीसीएच, इंटेल प्रोसेसर, ये तो दोनों सेम ही रहते हैं। जो हमारे नॉर्मल विंडोज लैपटॉप्स में होते हैं, जर्निंग लैपटॉप्स कहते हैं जिसको। ठीक है। तो इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर होता है इंटेल पीसीएच का, या जो एसओसी है आजकल अंदर उसके, तो पीसीएच, हम पीसीएच की बात करेंगे पहले, और प्रोसेसर इंटेल का जो इनका जो सर्किट का सिस्टम होता है वो तो सेम ही रहेगा। उनका आर्किटेक्चर जो उनका ऑन होने का सिस्टम है, जो जो सीक्वेंस में वो ऑन होता है, वो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेल प्रोसेसर अगर, सेम प्रोसेसर अगर मैकबुक के लैपटॉप में लगा है चाहे नॉर्मल लैपटॉप में लगा, उसका सीक्वेंस सेम ही रहेगा दोनों में। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आप, हमारे जो मैकबुक है, उन्होंने अपने सर्किट में कुछ चीजें अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं। जैसे उसने जो कंट्रोलर उसके ऊपर लगाई हुई है, उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया है कि अभी उसका प्रोग्राम नहीं हो पाता कहीं बाहर से। ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल सर्किट्स होते हैं ना, उन्हीं को थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज्यादा देके या थोड़ा घुमा फिरा के काम करवाया वही हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। उसी को खाली क्यों एप्पल ये चाहता है कि मेरे लैपटॉप, मदरबोर्ड, स्टार्टिंग से इनकी पॉलिसी है कि मेरे लैपटॉप्स को कोई छेड़े ना, रिपेयर कम हो ना कर पाए लोग। ठीक है। तो है वही है, बट सर्किट को थोड़ा सा घुमा के लाया हुआ है, और थोड़ी प्रोटेक्शन ऑब्वियसली ज्यादा दी हुई है, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज की हुई है अच्छी। आज हम बात करेंगे एप्पल के सर्किट के बारे में। तो जैसे हम सर्किट की बात करते हैं तो, अच्छा, नॉर्मल लैपटॉप्स में हमारा जो वोल्टेज सेक्शन होता है और जो चार्जिंग सेक्शन होता है, वो कैसे काम करता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? मतलब हमारी वोल्टेज लैपटॉप के अंदर कैसे जाती है? अच्छा, नॉर्मल लैपटॉप्स में जैसे ये हमारा डीसी जैक है। ठीक है। थोड़ा सा मैं माउस से कर रहा हूँ तो इतना क्लैरिटी नहीं यस आएगी, सर। थोड़ा समझने की कोशिश करो आप, क्योंकि आप बहुत बारी पढ़ चुके हो। नॉर्मल लैपटॉप में हमारी यहाँ पर 18 वोल्टेज या 19 वोल्टेज कुछ भी आती है, हम रेफरेंस के लिए 18 वोल्टेज ले लेते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी दो मॉसफेट्स लगे हो सकते हैं, एन चैनल या पी चैनल। ठीक है ना? एन चैनल या पी चैनल कोई भी मॉसफेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड। तो 18 वोल्टेज यहाँ से पास होके, सीएलआर से पास होके यहाँ पर हमको 18 वोल्टेज मिल जाती है। मैं इस टाइम वोल्टेज सेक्शन नॉर्मल लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, इस तरीके से ही मिलती है पास होके। अब इन दोनों मॉसफेट से जी पास सर। कौन करवा, इन दोनों मॉसफेट से हमारी चार्जिंग आईसी रिस्पॉन्सिबल इससे होती है पे पास, है ना? चार्जिंग आईसी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है पास करने के लिए। यस सर। ठीक है। उसके गेट कंट्रोल्स करती होगी या उसके पीछे भी सर्किट को कंट्रोल करती होगी। अब हमारा जो एप्पल का लैपटॉप है, उसमें भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन उसमें एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट को बताया गया है। ठीक है। देखो, नॉर्मल हमारा एप्पल के लैपटॉप में क्या होता है, ये हमारा मैगसेफ डीसी पावर जैक है। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है आप देखेंगे, एक इसके अंदर पॉजिटिव सप्लाई है। ठीक है। दूसरा इसके अंदर नेगेटिव सप्लाई है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है। 1 और 2 नंबर पिन पे 18.5 वोल्टेज डीसी इन आगे फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है। और 3 और 4 नंबर हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। और तीसरा इसके अंदर है, अगर आप देखेंगे, अडेप्टर सेंस।
जैसे हमारा डेल और एचपी के अंदर हम देखते हैं ना अडेप्टर सेंस होता है। आपने देखा होगा एप्पल के लैपटॉप में जैसे ही उसका हम अडेप्टर लगाते हैं तो उसके ऊपर एक लाइट जलती है, ग्रीन लाइट, और जैसे ही वो चार्जिंग होती है तो येलो लाइट, ऑरेंज लाइट कह सकते हैं उसको, सॉरी। तो आप देखेंगे वो अडेप्टर सेंस होता है यहाँ से, जिसके कारण वो चार्जिंग का काम करती है और अडेप्टर की डिटेक्शन बताती है। चलिए उसको हम, इस सर्किट को अलग से पढ़ेंगे, इस सर्किट को हम अलग से देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। फिलहाल हम बात करते हैं डीसी इन की, कि डीसी इन हमारे लैपटॉप के अंदर हुई कैसे। आप देखेंगे पहली और दूसरी नंबर पिन से जब सप्लाई अंदर गई तो F6905 एक फ्यूज लगा था। उसके बाद इससे पहले सप्लाई का नाम था 18.5 अंडरस्कोर डीसी इन अंडरस्कोर फ्यूज। उसके बाद अपना ये फ्यूज लगा हुआ है। उसके बाद सप्लाई अपने सिस्टम के अंदर चले गई। तो अगर हम देखते हैं सिस्टम के अंदर चले गई तो कहाँ गई, इसको अगर हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो ये 3 जगह बता रहा है। एक तो ये है, और इसके अंदर आप देखो ये पावर रेल्स है हमारे लैपटॉप के अंदर ना, मैकबुक के अंदर ये पावर रेल्स होती हैं। पावर अलाइस कहते हैं, पावर रेल्स कहते हैं, नए लैपटॉप पावर रेल्स कहते हैं। अलाइसिस है, अलाइसिस इसलिए कह रहे हैं कि एक इससे कितने आगे इन्होंने ट्रैक्स के साथ नाम चेंज कर दिए। ट्रैक एक ही है लेकिन नाम चेंज किए हुए हैं। क्या नाम चेंज किए? पीपीडीसी इन अंडरस्कोर G3 है हॉट, पीपीडीसी इन अंडरस्कोर S5 अंडरस्कोर चार्जर, पीपीडीसी इन अंडरस्कोर S5 अंडरस्कोर वी सेंस। ठीक है। उसके अलावा देखते हैं हमने कहाँ कहाँ सर्च, यहाँ से तो हमने कॉपी किया था, और एक ये एक पर्टिकुलर किसी सर्किट में जा रही है। तो क्या हुआ, जैसे अडेप्टर लगा, इस लैपटॉप में ये खासियत है कि जैसे ही अडेप्टर लगता है तो ये जो वोल्टेज थी जो हमने यहाँ से कॉपी की थी स्टार्टिंग से, जो कि एक फ्यूज के बाद वोल्टेज हमारे लैपटॉप के अंदर आई थी 18.5 या 16.5, या फिर आजकल जो जो उसके बाद एयर के लैपटॉप में 14.5 वोल्टेज भी होती है, आप 18.5 ही लेके चलिए। ठीक है। तो वो एक रेजिस्टर के द्वारा, आगे एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, एक रेजिस्टर 47 ओम का रेजिस्टर है, उधर से पास होके आगे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे ही चलती होगी जैसे दूसरे लैपटॉप्स में या कहीं पर भी, सर्किट्स वैसे ही होंगे, सिंबल वैसे ही होंगे। सीधी वोल्टेज वहां से आई और एक रेजिस्टर के द्वारा होते हुए एक डायोड से पास हुई, और आगे एक आईसी लगी हुई है जो कि 3.42 G3 हॉट सप्लाई, एक 3.42 वोल्टेज हमारे लैपटॉप के अंदर बनती है, मैकबुक के अंदर, जो कि डायरेक्टली बन जाती है। ठीक है, डायरेक्टली किसी से पासिंग पुसिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, डायरेक्टली वो यहां से आई, और ये हमारी PP3V 42.G3 हॉट सप्लाई हमारी एक बनती है। कैसे बनती है? देखिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने, रेजिस्टेंस से पास हुई, आगे डायोड से पास हुई, डबल डायोड है, दूसरी सप्लाई ऊपर की छोड़ दो फिलहाल, अभी यहां से पास करेगा कि नहीं करेगा ये? अगर सप्लाई लगेगी यहां से पास होगी कि नहीं होगी? फॉरवर्ड बायस में हमारा डायोड लगा हुआ है, फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, यहां से पास होगा तो आगे हमारा पहला 7 नंबर पिन पे बनेगी इसकी आईसी की वोल्ट इन। ठीक है। यस सर। उसी आईसी उसी खाली नाम चेंज हो गया। यहाँ पर रजिस्टर से पहले था ये वाला नाम डीसी इन अंडरस्कोर कॉन, फिर रजिस्टर के बाद कॉन अंडरस्कोर आर, और डायोड के पास होने के बाद पीपी विन अंडरस्कोर G3 हॉट अंडरस्कोर। ये इसमें बस ये थोड़ा सा होता है कि इनमें आपको इन सिग्नल्स के नाम्स को थोड़ा लंबा याद रखना पड़ता है। ठीक है, आपको ऐसे कर करके आइडिया हो जाएगा कि क्या है ये नाम, आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, तो पीपी विन अंडरस्कोर G3 हॉट और अंडरस्कोर P3V 42 G3 हॉट बन जाती है। मतलब ये 3.42 सप्लाई 3.42 सप्लाई बनाती है। ठीक है, कैसे बनी? सिंपली हमने रेगुलेटर्स पढ़े हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सप्लाई आएगी सीधी वोल्ट इन में 7 नंबर पिन पे, उसी से इन्होंने सेम सप्लाई इनेबल पे दे दी। ठीक है, और टॉन्सल पे भी वो सप्लाई दे दी हुई है इन्होंने। ठीक है, 1 मेगा ओम का लगा के, टॉन्सल पे सप्लाई कम होती है आगे, तो आप टॉन्सल को छोड़ दो, वोल्ट इन पे दी और इनेबल पे दी, वीसीसी और फीडबैक। जैसे ही वोल्ट इन आएगी ना तो ये सप्लाई एक वीसीसी सप्लाई निकाल देगी जो कि इसके फीडबैक पे चले जाएगी। सेम मतलब इस सर्किट को उन्होंने बड़ा लिमिटेड सा बनाया हुआ। मेन आपको बात बताता हूँ कि होता क्या हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स में। क्या, पहले मैं नॉर्मल लैपटॉप्स की आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर आप इस पे आओगे। नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर हमारे क्या होता है कि जैसे हम पावर लगाते हैं तो उसके बाद पहले 2 मॉसफेट्स के साथ जो वोल्टेज सेक्शन बना होता है उधर से वोल्टेज पास होती है।
ठीक है, वहां से वोल्टेज पास होती है विद द हेल्प ऑफ चार्जिंग आईसी। जब ये पूरा सर्किट ठीक होता है तो विद द हेल्प ऑफ चार्जिंग आईसी वोल्टेज हमारे पूरे रेस्ट ऑफ द मदरबोर्ड के अंदर चले जाती है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो उससे क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा 3-5 सेक्शन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और आप देखोगे कि 3-5 सेक्शन में एक्टिव होने से, एक्टिव जब होता है तो कईयों में 3 वोल्टेज बाद में बनती है, पहले बनती है, वो एक अलग बात है, वो इनेबल आने पे बनती है। लेकिन आप देखोगे उसके अंदर कोई ऐसी सप्लाई, उसकी रेगुलेटेड वोल्टेज निकलती ही निकलती है उसमें से, जो कि हमारी कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट और हमारी पीसीएच की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। ऐसे ही होता है कि हमारी सप्लाई जब मदरबोर्ड के अंदर जाती है तो वो सीधा ऐसे चले जाती है नॉर्मल लैपटॉप्स में, कि पहले वोल्टेज सेक्शन से पास होगी विद द हेल्प ऑफ चार्जिंग आईसी, और वो सीधा मदरबोर्ड के अंदर चले जाती है बाकी सभी सेक्शंस में। और जैसे ही वो 3-5 के सेक्शन में भी जाती है तो सबसे पहले 3-5 सेक्शन एक्टिव होता है। और 3-5 सेक्शन जब एक्टिव हो गया, स्टैंड बाय मोड सारा ऑन हो गया, उसके बाद जब लैपटॉप ऑन होना है तो उसके लिए, लैपटॉप को ऑन होने के लिए कंट्रोलर पे उसकी रिक्वायरमेंट्स और पीसीएच की बेसिक रिक्वायरमेंट और कंट्रोलर की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे मदरबोर्ड्स में 3-5 की सप्लाई बाद में बनती है। ठीक है, लेकिन इट मींस कि उस सर्किट में ऐसी कोई ना कोई सप्लाई पहले बन जाती है जो कि कंट्रोलर की और पीसीएच की सप्लाई पूरी करती है। वो कैसे होगा, कईयों में जो स्विचिंग होने के बाद वाली जो वोल्टेज है वो करती है, और कईयों में जो एलडीओ सप्लाई निकलती है 3-5 के सेक्शन से वो पूरी करती है। देखा है सबने? ऑन होने के लिए, लैपटॉप ऑन होने के लिए वोल्टेज जी सर। मदरबोर्ड के अंदर आ गई है तो आप कंट्रोलर और पीसीएच की रिक्वायरमेंट चेक करते हो? हाँ सर। करते हैं ना। जी सर। कंट्रोलर और पीसीएच की रिक्वायरमेंट जब तक हम चेक नहीं करेंगे तो लैपटॉप ऑन कैसे होगा? ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें सीधा वोल्टेज 18 वोल्टेज अंदर चले गई, और 18-19 में 18 रेफरेंस के लिए ले रहा हूं, सीधी वोल्टेज अंदर चले गई। और उसके बाद 3-5 सेक्शन से 3 वोल्टेज बनाई गई एलडीओ से या फिर स्विचिंग वाली, और वो वोल्टेज हमारे पीसीएच और कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। लेकिन इस लैपटॉप के अंदर क्या होता है, इस लैपटॉप के अंदर क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज अंदर आई, ठीक है, वो दो काम करेगी। एक तो इस सर्किट के अंदर आएगी, जिससे कि मैंने आपको बताया कि 3.42 सप्लाई इस आईसी से बनाई जाती है। ठीक है, जब ये दोनों रिक्वायरमेंट इसकी पूरी होती हैं, वोल्ट इन और इनेबल, जैसे ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो ये कॉइल अंदर, इसके अंदर ही मॉसफेट्स लगे, अंदर से ही स्विचिंग करके इस कॉइल से ये सप्लाई आउट करेगी। ठीक है, आप जैसे ही लैपटॉप ऑन करोगे ना, आप देखोगे एप्पल के लैपटॉप्स में अब जैसे ही पावर लगाते हो ना, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा वो एक अलग इशू है, लेकिन ये सप्लाई अपने आप में बननी चाहिए पहले। ठीक है, तो आप देखोगे ये सप्लाई उसके अंदर कॉइल के ऊपर बनती है, इस कॉइल के, इस पर्टिकुलर कॉइल के ऊपर बनती है। एक बार मैं इस कॉइल का बताता हूं आपको। देखिए ये इसका बोर्ड व्यू है। एप्पल में थोड़ा सी हेल्प हमको ये मिल जाती है कि हमें नॉर्मल लैपटॉप की तरह नंबर ढूंढने नहीं पड़ते कि ये रजिस्टर कहाँ पर है, ये कैसे ढूंढना पड़ता है ना बहुत ज्यादा। तो इसमें हमें एक बोर्ड व्यू मिल जाता है जिसके अंदर की क्या होता है कि हम सर्किट से अंदर जो भी कॉइल हम ढूंढ रहे हैं, जो भी पार्ट हम कंपोनेंट या कुछ भी ढूंढ रहे हैं, तो उसमें हम एल, जैसे हमने ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ढूंढना है L6995, जैसे हमने इंडक्टर और कॉइल को पता है कि ये एल से ही डिनोट होता है, तो L695 को सर्च करना है, तो हम इसको कॉपी करके सिंपली अपना बोर्ड व्यू के अंदर, बोर्ड व्यू हमने सेम बोर्ड का खोलना है और पार्ट्स में हमने उसको डाला और एंटर मारा, तो उसने पर्टिकुलरली उसी जगह को हाईलाइट कर देता कि ये कॉइल कहाँ लगी हुई है। ठीक है, तो आप जैसे एक पर्टिकुलर, मैंने सबसे मतलब थोड़ा पुराना लैपटॉप लिया है, मैकबुक प्रो लिया है जो सबसे फेमस था, तो लेकिन इसी से शुरू करेंगे ताकि हम, तभी हम आजकल के एडवांस लैपटॉप्स के ऊपर काम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेस खराब है तो आगे चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहीं से कुछ कुछ स्टेप्स नए चेंज होते गए। ठीक है, तो इस कॉइल पे अगर आप देखें, जैसे हम इसमें कनेक्ट करते हैं 2 नंबर पे, तो आप देखेंगे इसके ऊपर आगे इसका नेट लिखा हुआ है। आप देखेंगे इसके ऊपर इसका कनेक्ट वो लगा हुआ है, क्या लिखा है, नेट। ये जो नेट आप देख रहे हैं पार्ट्स के अंदर की, L6995 इसका पार्ट है और इसका नेट जो है PP3V42_G3H। तो आप यहां देखेंगे साइड पे भी इसका लिखा होता है कि
जो ये कॉइल है इसके 1 नंबर, एक साइड पे ये स्विचिंग वाली सप्लाई है, दूसरी तरफ पे 3PP3V42। तो आप इस चीज में, ये तो चलो मैंने एक बोर्ड व्यू का थोड़ा सा आपको आइडिया दिया, आगे चलते चलेंगे तो सारा पता चलता जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे सप्लाई बनती होगी, जैसे ही हम डीसी जैक पे लगाएंगे तो इस पर्टिकुलर कॉइल पे आपका जोन सा भी बोर्ड उस टाइम आएगा, उसका बोर्ड भी खोलोगे तो इस पर्टिकुलर सप्लाई पे वो सप्लाई हमारी सबसे पहले बननी चाहिए। और ये सप्लाई क्या करती क्या है, ठीक है। अब हम नॉर्मल लैपटॉप की बात करें तो जब तक उसके अंदर 18 वोल्टेज अंदर जाएगी नहीं, आगे 3-5 सेक्शन काम करेगा नहीं, तब तक हमारा पीसीएच कोर कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। लेकिन एप्पल वालों ने क्या किया हुआ है कि एक ये अलग से सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये सप्लाई जैसे ही बनती है, हम इसको कॉपी करके आगे सर्च करते हैं। अरे सॉरी, हाँ ठीक है। इसने बताया ये सप्लाई यहाँ पर आई, यहाँ से हमने कॉपी की थी, यहाँ पर आई, यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस सप्लाई को हमने कितनी जगह यूज किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने इस सप्लाई को इतनी जगह यूज किया हुआ है, ऑडियो जैक वाली तरफ भी किया हुआ है, टच पैड में भी किया, वो तो सब चीजें हम बाद में देखेंगे। मेन हम देखना चाहते हैं कि मेनली हमारा सिस्टम ऑन होने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है। तो जैसे ही हम देखते हैं इस सप्लाई को एक बारी के लिए, देखिए ये मदरबोर्ड में कंट्रोलर लगी हुई है, ठीक है। इस मदरबोर्ड के अंदर ये जो कंट्रोलर लगी हुई है उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये वही सप्लाई है, सिर्फ उसका नाम चेंज किया था उन्होंने। हमने जैसे थोड़ी देर पहले देखा, कहाँ देखा था हमने, यही वो सप्लाई बनी थी 3V42, और उसको आगे इन्होंने नाम चेंज कर दिया है अलग अलग जगह पर जाने के लिए, ताकि अलग अलग ट्रैक्स का ट्रैक एक ही है, ये सारे ट्रैक एक ही है, जस्ट कि इनके नेम चेंज हुए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें आपने आप देखोगे कि ये बहुत सारी जगह गया, लेकिन हमारे ऑन पॉइंट कर लैपटॉप को ऑन करने के हिसाब से मैं आपको मेन बता रहा हूँ। इसके बाद हम चार्जिंग सेक्शन से स्टार्ट होंगे। वैसे एक छोटा सा सर्किट पहले सामने आ गया जिसको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सप्लाई सीधी हमारी कंट्रोलर की बीसीसी सप्लाई बन गई है, ठीक है। यहाँ से ये सप्लाई आई, ये नीचे कैपेसिटर्स लगे हैं, फिल्टर कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। एक ये वी बैट पे सप्लाई बन गई, और इस कॉइल के थ्रू होती हुई हमारी इस कंट्रोलर की वीडीडीए सप्लाई बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इस सप्लाई को यूज किया हुआ है। और मैं आपको, अब आप देखेंगे कि 18 वोल्टेज की तो अभी बात ही नहीं हुई कि लैपटॉप के अंदर वो गया कि नहीं गया, लेकिन हमारी कंट्रोलर को सप्लाई पहले ही मिल गई होती है इसके अंदर, ठीक है। अभी और बात करते हैं इसके अंदर हम और कैसे चलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे एक चीज और, थोड़ा सा ये आराम से समझने वाला सिस्टम है, एकदम से नहीं समझ आएगा। पहले हम बात करते हैं वोल्टेज अंदर कैसे जा रही है हमारी नॉर्मल लैपटॉप्स में, और इस दोनों में फर्क क्या है। देखिए नॉर्मल लैपटॉप्स में अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम अडेप्टर ये सप्लाई आ रही है, आगे 2 मॉसफेट लगे होते हैं, इसमें भी 2 मॉसफेट्स लगे हैं, ठीक है। जैसे ये 2 मॉसफेट लगे हैं, ये यहाँ से क्या होता था नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर, अगर आप देखेंगे नॉर्मल लैपटॉप्स यहाँ से वोल्टेज यहाँ पास होती थी, यहाँ से वोल्टेज यहाँ पास होती थी, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे CLR लग गया होगा और वोल्टेज सीधी मदरबोर्ड के अंदर चले जाती थी, ठीक है ना, ऐसे ही होता था। लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, एक बार इसको, ये समझ आ गई बात आपको कि क्या क्या नॉर्मल लैपटॉप से ऐसे ही जाती थी सप्लाई, यस सर। जी सर, जी सर। ठीक है। लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, इसमें क्या किया, जैसे ही अडेप्टर से सप्लाई आई तो देखो नॉर्मल लैपटॉप की तरह ये भी, ये सप्लाई पहले यहाँ पर आई, और एक ये कौन सा मॉसफेट लगा हुआ है, ये पर्टिकुलर मॉसफेट कौन सा लगा हुआ है, पी पी चैनल चैनल सर। का सर। पी चैनल मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है। ये सप्लाई अंदर आई यहाँ से डायोड के थ्रू होती हुई, आप देखेंगे तो नीचे हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है, चार्जिंग आईसी के 2 नंबर पिन पर ये सप्लाई चलेगी। तो क्या बन गई सप्लाई आईसी की, डीसी इन, डीसी। सेम सर। हाँ? यस। कोई नहीं तो घुमा दे ऊपर से,
डीसी इन बन गई। और इसके बाद हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स में जैसे आप देखते थे तो डीसी इन के बाद हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट बनती थी हमारी, क्या बनती थी, बोलो बोलो बोलो, एसिड डिटेक्ट। एसी डिटेक्ट या एसी इन होती थी ना। उसी तरीके से आप देखोगे ये इस डायोड के थ्रू होती हुई आगे 20 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि उनमें ये 20 ओम्स के रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगी होती नॉर्मल, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं होती। इसमें क्या होता है, आईसी अगर शॉर्ट हो गई है तो ये 20 ओम का रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये डीसी इन बन गया जी 2 सर। नंबर पिन पे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वही ट्रैक आ रहा है यहाँ पे, ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, और नीचे ये ग्राउंड है। ठीक है ना, यस सर। नीचे, और इन दोनों रजिस्टर से रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क बना और सीधा बन गया हमारा चार्जर एसी इन। ठीक है ना, सेम रहा, ठीक है सर। बिल्कुल सेम रहा ना। लेकिन इसमें होता क्या है और क्या चीजें होती क्या है इसमें, चार्जिंग आईसी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगी। इसमें मेन फर्क वोल्टेज का यही होता है कि हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स में ये दो मॉसफेट से पास होकर वोल्टेज सीधा अंदर चले जाती थी, लेकिन इसमें क्या होता है कि इन दोनों से पास होती है वोल्टेज। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस सीएलआर से ये सीएलआर लगा हुआ है हमारा, इस सीएलआर से पास होती है। उसके बाद नीचे जो जो ये सप्लाई हमारी 18 वोल्टेज पास हुई, ध्यान से समझो इस बात को, ज्यादा फर्क नहीं है। जो ये वोल्टेज हमारी 18 वोल्टेज यहां से पास हुई, नॉर्मल लैपटॉप्स में वो वोल्टेज सीधी लैपटॉप के अंदर चले जाती थी, बाकी सभी सेक्शंस के अंदर। लेकिन नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर ये सीधी अंदर चले जाती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये 18 वोल्टेज जब यहां से यहां पास होगी और यहां से यहां पास होती है, तो यहां पर पहली बात तो ये है कि इस तरीके से ये आईसी इनसे पासिंग करवाती है कि यहां पर हमारी 13 वोल्टेज मिलती है। यहाँ पर 18 इनपुट होगी, चाहे 16.5 होगी चाहे 15 होगी, ये सर्किट आपको, ये आईसी जो नीचे लगी हुई है, ये यहाँ से 13 वोल्टेज ही पास करवाती है। ठीक है, चलिए पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि जब ये आईसी, ये मॉसफेट के द्वारा ये वोल्टेज यहाँ पास हुई, तो इस सीएलआर के थ्रू होती हुई ये एक सप्लाई बनी ना, तो यहां से ये किसी मदरबोर्ड में नहीं गई आगे। यहां से इन्होंने सिर्फ इतना काम किया कि इस सप्लाई से इन्होंने जो चार्जिंग के दो मॉसफेट लगे हुए थे, ये जो सप्लाई ऊपर से पास होकर आई थी, मदरबोर्ड में नहीं गई। नॉर्मल लैपटॉप में मदरबोर्ड के अंदर चले जाती है, इसके अंदर यहां से दोनों से ऊपर से पास होके 13 वोल्टेज बनेगी, और सीएलआर के थ्रू होती हुई नीचे जो चार्जिंग के हमारे मॉसफेट्स हैं उसके हाई, उस पे दी गई है ये वाली वोल्टेज। ठीक है, जो ऊपर की वोल्टेज की पासिंग वाली वोल्टेज है ना, वहां से पास करवा के हमारी चार्जिंग के मॉसफेट्स के ऊपर दी गई है। ठीक है, चार्जिंग के मॉसफेट से इन दोनों से फिर स्विचिंग करवाई जाती है, जैसे नॉर्मली चार्जिंग के अंदर स्विचिंग होती है। इन दोनों से जब स्विचिंग कराई जाएगी तो ये सप्लाई जो बनती है उसके आगे फ्यूज लगा के, और देखो इन्होंने लिखा है टू सिस्टम। समझे बात को, कि नॉर्मल लैपटॉप्स में हमारी जो सप्लाई होती है, मैं एक नॉर्मल लैपटॉप खोल लेता हूँ, कोई लगता है मदरबोर्ड, नॉर्मल लैपटॉप है ये, कोई भी है, छोड़ो XYZ जो भी है, इसके अंदर विंडोज लैपटॉप के जर्निक लैपटॉप्स होते हैं ये, इनको विंडोज लैपटॉप कह लो चाहे वो कह लो। तो इनमें क्या होता था, ये वोल्टेज अडेप्टर से आती थी ये वाली। तो पहले मॉसफेट से जैसे ही पास होगी, नीचे ये सर्किट लगा बीसी एसी, ये जो एसी होके ये हमारा चार्जिंग एसी से निकलता, मतलब चार्जिंग एसी कंट्रोल करती थी। ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ पास हुई, ठीक है, सीएलआर लगा। सीएलआर हमेशा, सीएलआर का मतलब ये है कि चार्जिंग एसी से कनेक्ट है ये सर्किट, मतलब ये रेजिस्टर। जैसे यहाँ पास होती थी तो आगे पावर सोर्स बन जाता था। ठीक है, और ये पावर सोर्स हमारा, आप देखेंगे तो रेस्ट ऑफ द मदरबोर्ड पे चले जाता था पूरा। देखो कितनी जगह चले गए, पूरे मदरबोर्ड पे ही चले गए, है ना। ये सीधा ही हमारा सीधा मदरबोर्ड पे चले जाता था। तो इधर से पास होती थी वोल्टेज और सीधी पावर सोर्स पे अंदर, मतलब मदरबोर्ड में सीधी डायरेक्ट वोल्टेज चली जाती थी। जो भी वोल्टेज आती थी उतनी ही वोल्टेज वहां से पास करता था। एक तो आपको डिफरेंस ये याद रखना है कि हमारे एप्पल के लैपटॉप के अंदर जब इनपुट वोल्टेज होगी तो वो 13 के लगभग होती है, चाहे हम उसमें 16 दे चाहे 18 दे, इनपुट वो 13 ही करेगा अपने आप सर्किट के हिसाब से। ठीक है, तो ये सप्लाई बनती थी, सीधी जाती थी, और हमारे यही सप्लाई जो पास होती थी, एक तो ये चार्जिंग सेक्शन पे जाती है,
और सीधी मदरबोर्ड में चली जाती है। लेकिन हमारे एप्पल में इन्होंने क्या किया कि जो ये सप्लाई यहां से पास करवाई, एक तो इन्होंने 13 वोल्टेज पास करवाई, फिर इन्होंने इस आगे CLR तो लगना ही लगना था, ऑब्वियसली बात है, करंट सेंसिंग तो होनी थी। फिर इन्होंने इस पर्टिकुलर सप्लाई को लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर नहीं भेजा पूरा, ठीक है, लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर नहीं भेजा, उन्होंने उस सप्लाई से चार्जिंग की, सिर्फ चार्जिंग के मॉसफेट पे भेजा और इन दोनों मॉसफेट्स के द्वारा स्विचिंग करवाई। ठीक है, इन दोनों मॉसफेट्स के द्वारा स्विचिंग कराई, हमारे यहां से दोनों से स्विचिंग कराई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स के अंदर यहाँ पे आपको 12 और जो हमारे एयर और ये सब लैपटॉप्स हैं उनमें 9 या 8 के अराउंड वोल्टेज मिलती है। ठीक है, 9 या 8 के अराउंड 12 वोल्टेज पुराने लैपटॉप में मिलती थी। इस पर्टिकुलर लैपटॉप में भी 9 या 8 ही मिलेगी, 9-8 के बीच में ही वोल्टेज मिलती है ये वाली। और ये जो वोल्टेज है, ये जो 9 या 8 वोल्टेज है, फिर ये मदरबोर्ड के अंदर, जैसे हमारे नॉर्मल लैपटॉप में हम कहते हैं ना हाई साइड पे वोल्टेज जो जाती है, फिर ये वोल्टेज मैकबुक लैपटॉप्स के अंदर ये वाली वोल्टेज फिर पूरे मदरबोर्ड के अंदर भेजी जाती है। समझे बात को? थोड़ा सा फर्क समझे आप? सर बाकी आप सर सर्किट बोर्ड के सारा कुछ कर लोगे। CLR के पास में 24 वोल्ट लिखा हुआ है सर, हाँ 24 एक वोल्ट लिखा एक हुआ है, करके बोल लो, 24 लिखा हुआ है सर इसमें। बोलो बोलो सब। ये फ्यूज की वैल्यू लिखी हुई है 8 ये वो फ्यूज की वैल्यू लिखी है ना, वो वोल्टेज नहीं लिखी हुई। हाँ इस पर्टिकुलर फ्यूज की वैल्यू लिखी है कहाँ तक झेल सकता है। ठीक है सर, ठीक है, उसके बाद ओपन हो जाएगा। फिलहाल आपको फर्क देखो, मैं इस टाइम सर्किट समझाने नहीं बैठा क्योंकि एप्पल के सर्किट को बहुत डिटेल में समझाना पड़ता है। मेन फर्क आपको मैंने ये बताना था, जो हमारा नॉर्मल लैपटॉप होता है उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि हमारी जो वोल्टेज होती है वो 2 मॉसफेट्स के द्वारा या फिर एक मॉसफेट के द्वारा की जाती है और उसके बाद CLR लग के ये सप्लाई सीधी मदरबोर्ड के अंदर चले जाती है। ठीक है, और हमारे एप्पल के लैपटॉप में क्या किया गया है कि इन दोनों ये जो सप्लाई पहले मॉसफेट दूसरे मॉसफेट से पास करा के यहाँ पर 18 वोल्टेज या 18.5 या 16.5 वोल्टेज, जो भी अडेप्टर आपका होगा, डिपेंड करता है लैपटॉप पे, यहाँ पर 13 वोल्टेज पास होती है। ठीक है, फिर उस 13 वोल्टेज को CLR से पास करके मदरबोर्ड के अंदर नहीं भेजा जाता। देखो आप, CLR के बाद ये एक सप्लाई बन गई, मतलब नाम से ही पता लगता है ना हमको सप्लाई बन गई, तो हम इस सप्लाई को सर्च सबसे करते हैं। पहले 13 ये वोल्टेज पर्टिकुलर कहाँ सप्लाई मिलेगा, बन, कौन सा रजिस्टर पे? सबसे पहले वोल्टेज हमारी पहले 2 मॉसफेट से, जैसे DCN के नॉर्मल लैपटॉप में यहाँ पर 18.5 वोल्टेज या 19 वोल्टेज देते हैं, तो पास होके यहाँ पर 18.5-19 वोल्टेज ही मिलती है ना। इसके अंदर आपको पास होने के बाद 13 वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, 13 वोल्टेज 13 मिलेगी। सबसे उसके पहले बाद कहाँ ये पे पहला मिलेगी जो सर, हमारा कौन से रजिस्टर पे? इस मॉसफेट से पास होगी, इस मॉसफेट से पास होगी, तो इस मॉसफेट के सोर्स पे चेक कर लो। ठीक है, या तो सोर्स पे चेक कर लो, या उसके बाद ये जो पहला मॉसफेट है R7020, या हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर ये जो पहला CLR लगा होता है चार्जिंग के साथ कनेक्टेड, पहला क्या मतलब CLR एक ही होता है जो कनेक्टेड होता है, PR4502, इस रजिस्टर पे जैसे सप्लाई मिलती है, ऐसे एप्पल के अंदर ये 2 मॉसफेट से जैसे ही वोल्टेज पास होगी तो यहाँ पर मिलेगी। समझ आई? मतलब जैसे ही पासिंग होगी, पहला मॉसफेट से पास हुई यहाँ पर, वहां से पास हुई यहाँ पर। ठीक है, अगर आप देखोगे, आप ध्यान से देखोगे, पहले फर्क समझ लो, फिर हम इस सर्किट को बात करेंगे। फर्क आपको मेन मोटे मोटे तौर पे दिमाग में यही रखना है, लैपटॉप में जो वोल्टेज पहले पास होती है सीधी मॉसफेट के अंदर नहीं जाती, वो सप्लाई सिर्फ CLR से पास करवा के उसके बाद जो हमारे चार्जिंग का सर्किट है उस पे ही सिर्फ उसके हाई साइड के मॉसफेट पे दी जाती है। ये जो पर्टिकुलर सप्लाई अंदर पास हुई वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मल लैपटॉप्स में जो सप्लाई अंदर जाती है 18-19 वोल्ट, हम कहते हैं सभी जो रेगुलेटर सप्लाईज हैं उनके हाई साइड के मॉसफेट पे जाती है कि नहीं जाती है? वो उनमें एक मॉसफेट हाँ सर। ग्राउंड से कनेक्टेड होता है और एक हाई साइड से कनेक्टेड होता है, तो जो वोल्टेज अंदर जाती है वो हाई साइड के मॉसफेट पे जाती है कि नहीं जाती? 19 वोल्टेज, एक सेकंड होल्ड रखना। जाती है सर। लेकिन इसके बस वो जाती है ना, वो डायरेक्ट कहां से जाती है? इन दोनों मॉसफेट से पास होती है और हमारे
लैपटॉप के अंदर चले जाती है, ठीक है। लेकिन इस मैकबुक के अंदर क्या होता है कि इन दोनों मॉसफेट प्रोटेक्शन ही है एक टाइप की, क्योंकि उसमें आप देखते हो ना उड़ता बहुत ज्यादा है वो लैपटॉप। ये जो हमारा मैकबुक है ना, इतनी जल्दी से इसमें 19 वोल्ट, ये 19 वोल्ट कह रहा हूँ, मतलब हाई साइड की शॉर्टिंग रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही मिलती है। बहुत रेयर होता है कि मैकबुक के अंदर हाई साइड की शॉर्टिंग आ गई है, लेकिन हमारे नॉर्मल लैपटॉप में आप देखोगे 10 में से एक दो तो आपको मिले। शॉर्टिंग की बात करें, 10 शॉर्टिंग के केस आए हैं तो उसमें से 6 तो ऐसे होंगे जो 19 वोल्ट की ही शॉर्टिंग होगी। क्यों? उसमें प्रोटेक्शन नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक प्रोटेक्शन के वे में बनाया हुआ है कि भाई हमको सीधी वोल्टेज अंदर नहीं पहुंचाते। ये क्या करते हैं, यहाँ से पास करवाते हैं वोल्टेज। एक तो 19 वोल्टेज डायरेक्ट लेते नहीं, 13 वोल्टेज कर देते हैं, ठीक है। उस 13 वोल्टेज को ये सीएलआर से पास करवाते हैं। सीएलआर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी चार्जिंग आईसी उसको सेंस करती है कि सप्लाई सही बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। और फिर इस जो सीएलआर के बाद पासिंग पे ये सप्लाई बनी, इस पे पासिंग के बाद सीएलआर के नॉर्मल लैपटॉप में सीएलआर के पासिंग के बाद ये सप्लाई बनी थी। तो जब हमने इसको सर्च किया था, ये देखो ये प्लस पावर अंडरस्कोर सोर्स लिखा है, ये लिखा है। इसको हम जैसे ही सर्च करते हैं तो पूरे मदरबोर्ड में गई हुई है ये, ठीक है ना। ये देखो 3.5 के सेक्शन में गई है हाई साइड पे। इसके ये जो हाई साइड का मॉसफेट है उस पे भी गई हुई है, सेम नेम है ना, सेम नेम है, बोले तो सेम ट्रैक है, तो सीधी उसके अंदर चलेगी है। कितने सारे सभी मॉसफेट से हाई पे गई हुई है, आईसीस पे गई है। इस पर्टिकुलर किसी सेक्शन वी को वीसीसी जो कोर बन रही है उसके भी हाई साइड के मॉसफेट पे गई हुई है, ठीक है ना। देखिए जैसे हम इसको सर्च करते हैं, ठटाक, कहीं गई नहीं है, कहीं पे कहीं पर भी नहीं गई। बोले तो मदरबोर्ड के अंदर इस पर्टिकुलर सप्लाई को जो नॉर्मल लैपटॉप में अंदर भेजा जाता था, इसमें नहीं भेजा गया है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं एप्पल के, भैया ये है सिस्टम है क्या भाई, वोल्टेज आ रही है अंदर, कोई और वोल्टेज आ रही है, उसके बाद अंदर 18 गई, आगे 13 मिली, उसके बाद वो आगे 9 हो गई, और मॉसफेट्स पे अंदर 9 मिल रही है, पीछे 13 वोल्टेज। मतलब उनको यही नहीं समझ आता कि पंगा हो क्या रहा है। तो यहां से वोल्टेज जैसे ही सोर्स के बाद हमने अपना सीएलआर के बाद हमने देखा, तो यहां पर आई, उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हाई साइड के मॉसफेट पर गई, और वो है हमारा चार्जिंग सेक्शन के हाई साइड के मॉसफेट पे। नजर आ रहा है आपको सबको, ये चार्जिंग आईसी और चार्जिंग सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस वोल्टेज को सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग सेक्शन के हाई साइड के मॉसफेट पे दिया गया, ठीक है। और सोर्स ग्राउंड है, सिंपल सी बात है। और इसको दोनों को स्विचिंग कौन कराएगा? चार्जिंग आईसी हमारी। चार्जिंग आईसी जब स्विचिंग करवाती है तो यहाँ पर हमारी, मैंने आपको बोला पहले 12 वोल्टेज बनती थी, आजकल आप मोस्टली लेके चलो 45 और 65 वॉट के अडेप्टर्स लगते हैं, तो 9 या 8 वोल्टेज के लगभग यहाँ आपको मिलेगा इधर, या इस फ्यूज के इधर देख लो यार, कॉइल के आगे भी देख लो, फ्यूज के इधर भी देख लो, ठीक है। तो ये चलेगी टू सिस्टम। और आपने इस पर्टिकुलर, और सिग्नल्स को याद रखो ना रखो, 2-3 सिग्नल, 4-5 सिग्नल्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत याद रखना है। ये है पीपी बस अंडरस्कोर G3 हॉट, पीपी बस अंडरस्कोर G3 हॉट। इसको आपने याद रखना है कि ये हमारी मेन सप्लाई है, हाई साइड है हमारे मॉसफेट के अंदर, हमारे लैप मदरबोर्ड के अंदर सारे काम कराने के लिए, सारी रेगुलेटर आईसीज को काम करवाने, जैसे 19 वोल्टेज हम कहते हैं ना, नॉर्मल लैपटॉप 19 वोल्टेज पूरे मदरबोर्ड में जहां जहां जाएगी, तो ये वही सप्लाई है, ठीक है। पीपी बस अंडरस्कोर G3H के नाम से याद कर लो, ऐसे G3 हॉट होता है, ठीक है। तो ये सप्लाई कैसे गई? इन दोनों के पासिंग के बाद नहीं गई, इन दोनों से पासिंग कराई गई, और उसके बाद हाई चार्जिंग के हाई चार्जिंग मॉसफेट के, यार ये अटक जाता है, चार्जिंग मॉसफेट के हाई साइड पे दी गई, और इधर से चार्जिंग की, जैसे नॉर्मली हमारी चार्जिंग होती है वैसे ही इन दोनों से चार्जिंग कराई गई, स्विचिंग कराई गई। और जो स्विचिंग के बाद वोल्टेज बनी 9 वोल्टेज के लगभग, उसको पूरे मदरबोर्ड में भेजा गया, जस्ट इसके लिए कि पूरे मदरबोर्ड की प्रोटेक्शन मिले। एक तो कम वोल्टेज से काम कराते हैं, और इन एनी केस बाहर से कोई शॉर्टिंग आती भी है तो डायरेक्टली मदरबोर्ड के अंदर जाती नहीं इतनी जल्दी। हाई स्पाइक, कोई सपोज कोई हाई स्पाइक आती है, जैसे मैं हम कल बात कर रहे थे, एकदम से कोई तेज कोई वोल्टेज आएगी, कोई दिक्कत आ गई, तो वो पहले यहाँ से पास होगा, फिर सीएलआर उसको देखेगा, चार्जिंग आईसी देखेगी, फिर इधर से चार स्विचिंग, दो दो स्विचिंग पास करना इतना नॉर्मली वो कर नहीं पाती कोई भी हाई स्पाइक, कि 2 बारी स्विचिंग में निकल जाए, पास कर जाए, और इधर तक हाई स्पाइक आ जाए, ठीक है। तो ये वोल्टेज हमारे इस लैपटॉप के अंदर चले जाती है, और आप देखोगे इसी कॉइल से इन्होंने नीचे एक और मॉसफेट लगाया हुआ है, और उधर से पास होके वो वोल्टेज बैटरी के लिए चले जाती है, ठीक है। बोले तो जब भी यहाँ पर स्विचिंग होती है ना,
और हमारे जो डेल अपने एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं उसके लिए बैटरी लगाना जरूरी नहीं होता है यहाँ पर स्विचिंग कराने के लिए। ठीक है, उनकी बायस और उनकी कंट्रोलर में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो यहाँ पर स्विचिंग करवाती है, और ये नॉर्मल स्विचिंग नहीं होती, पल्स विद मॉड्यूलेशन होती है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूएम जिसको कहते हैं, ये हमारी पीडब्ल्यूएम आईसी है। तो यहाँ से स्विचिंग करवा के वोल्टेज जो बनी, नो वोल्टेज हाई स्विचिंग करके हाई एम्पेयर वोल्टेज जो भी बनती है वो सीधी सिस्टम के अंदर चलेगी। सिस्टम में जिस जिस आईसी को जहां जहां 19 वोल्टेज चाहिए होती है और जिस जिस मॉसफेट पे हाई साइड की सप्लाई चाहिए होती है उन सब पे ये सप्लाई जाती है, पीपी बस अंडरस्कोर G3 हॉट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना यार, यहाँ पर सप्लाई कुछ और है, मदरबोर्ड के अंदर सप्लाई कुछ और है, इसका मतलब भैया सप्लाई कहीं ड्रॉप हो रही है इसका मतलब। तो यहाँ शॉर्टिंग यहाँ पर आ रही है, आप यहाँ पर चेक कर रहे हो, या यहाँ शॉर्टिंग आ रही है, आप चेक कर रहे हो कि भैया जब हाई साइड की पासिंग पे आपने सपोज यहाँ चेक कर ली सीएलआर पे शॉर्टिंग, फिर आपको पता है सीएलआर पे शॉर्टिंग है तो अंदर मदरबोर्ड में हाई साइड पे भी शॉर्टिंग होगी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर मदरबोर्ड में वो वोल्टेज गई ही नहीं है। आपको कंसेप्ट समझ होना चाहिए कि वोल्टेज, अच्छा इसके अंदर वोल्टेज इस तरीके से घुमा के डाली गई है लैपटॉप के अंदर। ठीक है, तो ये वोल्टेज चलेगी सिस्टम को, और यही वोल्टेज यहाँ से चलेगी हमारी एक मॉसफेट के थ्रू पास होके बैटरी को, टू फ्रॉम, टू और फ्रॉम मतलब जब चार्जिंग बैटरी लगी होगी और हमने अडेप्टर लगाया होगा तो यहाँ से वोल्टेज यहाँ जाएगी बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, और फ्रॉम हो गया जब हमने अडेप्टर उतार दिया तो बैटरी, अब हम सपोज लैपटॉप आता है एप्पल का, हम कहते हैं सर एप्पल का एक लैपटॉप आया, बैटरी पे ऑन हो रहा है या अडेप्टर पे ऑन हो रहा है, बैटरी पे ऑन नहीं हो रहा। तो आपको पता होना चाहिए ये टू और फ्रॉम बैटरी का मतलब यही हुआ कि जब अडेप्टर लगा होगा तो यहां से वोल्टेज यहां जाएगी टुवर्ड्स बैटरी। ये पीपी बस G3 हॉट है और ये पीपीवी बैट G3 हॉट है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, यहां से वोल्टेज यहां जाएगी और बैटरी चार्जिंग होगी। ठीक है, अगर चार्जिंग होगी लेकिन उस टाइम पे वोल्टेज मदरबोर्ड के अंदर ये वाली जा रही होगी। ठीक है, लेकिन जैसे हमने अडेप्टर उतारा तो यहां से चार्जिंग वाली सप्लाई यहां से यहां पास करेगी। क्यों करेगी बताओ एक बार मॉसफेट को देख के। फॉरवर्ड बायस में है सर उसका डायोड। यहां से सप्लाई यहां पास, मतलब अंदर वाला जो उसका डायोड है फॉरवर्ड बायस में हो गया है ना। यस सर। जी जी जी। अंदर वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया तो सिंपली वो यहां से यहां पास करेगी, यहां से यहां गई, यहां से फ्यूज से पास करके टुवर्ड सिस्टम चले जाएगी। जब अडेप्टर लगा था तो अडेप्टर वाली चार्जिंग वाली सप्लाई यहां से सिस्टम को जा रही थी, जैसे बैटरी पे आया तो बैटरी वाली सप्लाई यहां से जाके सिस्टम को जाने लग गई। तो मेन कंसेप्ट का डिफरेंस यही था इसके अंदर कि नॉर्मल लैपटॉप्स में स्टार्टिंग के मॉसफेट से पास करा के वोल्टेज सीधी मदरबोर्ड के अंदर दी जाती है, लेकिन एप्पल के लैपटॉप्स में चाहे एप्पल एयर हो चाहे कोई भी हो, रेटिना लैपटॉप्स हो, बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी टाइप सी टेक्नोलॉजी शुरू हुई है उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले एक अलग से कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो अलग बात करेंगे। लेकिन बाकी सभी लैपटॉप्स के अंदर जो आपके पास अभी रिपेयर होने आ रहे हैं और आते रहेंगे अभी 4-5 साल, उन सब में यही सिस्टम काम करता है। कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना आपने इस चीज को कि भाई इसके अंदर सप्लाई इस तरीके से ही एंटर करेगी। ठीक है, अब हम चार्जिंग आईसी की बात करते हैं। ठीक है, चार्जिंग आईसी की अगर बात करते हैं तो आप देखोगे कि इसकी पहली रिक्वायरमेंट डीसी इन हो गई सबको, आप सबने अब अच्छा मेरे को एक चीज कोई बताओ, ये डीसी इन कौन सी वाली सप्लाई है? चार्जिंग आईसी को जब भी सप्लाई मिलेगी, चाहे नॉर्मल लैपटॉप हो चाहे एप्पल का लैपटॉप हो, वो डायरेक्ट अडेप्टर वाली वोल्टेज ही मिलती है। क्योंकि पासिंग करवाने के लिए पहले हम मॉसफेट से पास कराना चाहते हैं, पास करा रही चार्जिंग आईसी, पहले उसको भैया सब दो। तो अडेप्टर की सप्लाई सीधी चार्जिंग आईसी पे आएगी, चाहे नॉर्मल लैपटॉप हो चाहे एप्पल का लैपटॉप हो। प्रोटेक्शन देखो इन्होंने कितनी दी हुई है इसमें भी कि यहाँ से सप्लाई आई, यहाँ डायोड लगा हुआ है। ठीक है, डायोड मींस प्रोटेक्शन है। आगे 20 ओम का रेजिस्टर लगा है, 20 ओम रेजिस्टर मतलब फ्यूजेबल है कि थोड़ी सी भी शॉर्ट सर्किट होता है फ्यूज हो जाए। बस इन्होंने ना थोड़ी प्रोटेक्शन ज्यादा दी हुई है कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। इवन की ये ज्यादा इजी होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो 20 ओम का रेजिस्टर लगा, उसके बाद चार्जर अंडरस्कोर डीसी इन, ये सप्लाई सीधी गई हमारी 2 नंबर पिन पे। ठीक है, 2 नंबर पिन पे गई, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब हमको पता है और मैंने भी आपको बताया और हमको पता भी है, दूसरी सप्लाई जाती है हमारी एसी डिटेक्शन की। इसके अंदर एसी डिटेक्शन को एसी इन कहा गया है। नॉर्मल लैपटॉप्स में भी कहीं कहीं एसी इन होता है, एसी डिटेक्ट लिखा होता है, वैसे एसी इन भी लिखा होता है। ठीक है, तो इनमें स्टैंडर्ड सेम रहेगा, डीसी इन
एसी इन। एसी इन पे हमारी सप्लाई कैसे जाती है आप सबको पता है कि रजिस्टर का नेटवर्क होता है, रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क, उसके द्वारा उसके थ्रू जाती है ना। जी सर। यस सर। तो इसमें तो कोई भगवान पैदा हुआ नहीं कि जो इसमें कोई आके कोई नया इलेक्ट्रॉनिक्स को चेंज कर दे। इनको उसको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे जो वो सप्लाई थी जो हमारी अडेप्टर से आई थी, लिखा हुआ देखो इन्होंने कितना क्लियरली लिखा भी होता है, फ्रॉम अडेप्टर दिस पर्टिकुलर सप्लाई। ठीक है, तो ये सप्लाई इस डायोड से पास होके हमारी डीसी इन बनी थी, और एसी इन के लिए इन्होंने डायोड से पहले ही ले लिया। और देखो एक रेजिस्टर और दो रेजिस्टर, नीचे ग्राउंड है, आप सबको मैंने पहले दिखाया था। ठीक है, एक रेजिस्टर दो, इनका नेटवर्क बन गया। ठीक है, नेटवर्क जैसे ही बना है तो यहां पर हमारी एसी इन बन जाएगी। दो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हमारी। ऑलराइट जी सर। और इसके अलावा और सप्लाई, जैसे ये दो रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर भी एसी ओके आउट होता था, जी। तो इसके अंदर भी एसी ओके आउट होता है। ठीक है, चार्जर अंडरस्कोर एसी ओके, या फिर थोड़े आगे के लैपटॉप्स में इसका नाम होता है एसएमसी अंडरस्कोर बीसी अंडरस्कोर एसी ओके। ठीक है, तो ये एसी ओके नॉर्मल लैपटॉप्स में कहा जाता था, किसको बताता था कहाँ जाता था एसी ओके चार्जिंग एसी से आउट होकर? आयो पे सर। आयो पे जाता था, तो इसके अंदर भी आयो पर ही जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी ये पर्टिकुलर सिग्नल आयो पर ही जाएगा। देखते हैं, ये तो एक जगह सिर्फ नाम है। देखो, हाँ मैं भी बता रहा था नाम, ये तो एस चार्जर अंडरस्कोर एसी ओके का आगे नाम बन गया एसएमसी अंडरस्कोर बीसी, एसएमसी अंडरस्कोर बीसी। एसएमसी का मतलब हमारी कंट्रोलर। ठीक है, एसएमसी का मतलब हमारी कंट्रोलर, जो इसके अंदर एसएमसी कंट्रोलर लगी होती है उसके बारे में। सर सिस्टम मेन कंट्रोलर। हाँ, सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये कहाँ गई, ये पर्टिकुलर सप्लाई एसी ओके हमारा कहाँ गया। ये कोई इसके अंदर ना एक चीज और होती है, करंट को सेंस करने के लिए जगह जगह पे काम किया जाता है, तो इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ये यूज किया नहीं गया, नो स्टफ मींस ये रजिस्टर लगा नहीं हुआ। ये एक सर्किट बना होता है जो हमारी डीसी इन वोल्टेज सेंस को इनेबल करता है। ये सर्किट इतना काम का है नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा काम यही था कि वो चार्जिंग वाली जो एसी ओके हमारा है वो कंट्रोलर पर पहुंचना चाहिए। यहां से निकला था, यहां पर आया था, यहां पर इन्होंने आगे नाम चेंज कर दिया। अगर नाम चेंज कर दिया तो हमको आगे वाला नाम ही सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक तो सेम ही है। तो ये हमारी कंट्रोलर है, इसके अंदर U4900। ये इसका जो नंबरिंग है लेग्स की वो N3 N4 अल्फा न्यूमेरिक है। इट मींस इसके नीचे बॉल्स हैं, बॉलिंग वाली आईसी, बॉल आईसी, बीजीए आईसी है। ठीक है, बीजीए आईसी है, बॉल ग्रिड एरे आईसी है। तो इस पे देखो एरो भी दिया हुआ है इन। बोले तो इन्होंने बहुत स्टैंडर्ड को फॉलो किया होता है, बताया होता है कि यहां से सप्लाई इन होनी है कि आउट होनी है। तो ये एसएमसी बीसी ओके हमारा है क्या, चार्जिंग का एसी ओके, और सीधा आएगा इसके इस पर्टिकुलर पिन पे। लेकिन यहाँ पर बंदा हम यहाँ तो टेस्ट कर नहीं सकते। ठीक है, यहाँ टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम और देखते हैं कहाँ टेस्ट कर सकते हैं। और ये रजिस्टर है R5087 470 किलो ओम का। ठीक है, इसके यहाँ पर एक ये जो रजिस्टर लगा 470 किलो ओम का, उसके दूसरी तरफ क्या है, प्लस PP3V3_S5_SMC। बोले तो इस पर्टिकुलर 3 वोल्टेज की सप्लाई से, इस 3 वोल्टेज की सप्लाई से इन्होंने एक रेजिस्टर लगा के एसी ओके को पुल अप किया हुआ है। जैसे हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स में भी आपने देखते थे ना कि एसी ऑन एसी इन बाहर निकलता था तो उसको एक रेजिस्टर से पुल अप करके रखा होता था कि जैसे ही उसकी एसी डिटेक्ट और वोल्ट इन पूरी होगी तो एसी ओके जो पुल अप है वहां पर वोल्टेज शो होती थी। ऐसे ही था जी सर। वोल्टेज अंदर गई नहीं, कुछ हुआ नहीं, और मैं कैसे आपको कह रहा हूं कि यहां पर वोल्टेज 3 वोल्टेज पहले ही आ रही होगी, बताओ। ये 470 किलो ओम के इस तरफ 3 वोल्टेज पहले ही, ये वाली सप्लाई कैसे आ रही होगी पहले ही। अगर आपने थोड़ा बहुत, अब एकदम से ध्यान में नहीं आएगा, अगर आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे मैकबुक के अंदर एक सप्लाई तो सीधी चार्जिंग सेक्शन में चले जाती है और एक सप्लाई सीधी एक आईसी में बताई थी ना, आते ही मैंने वहां पर 3 वोल्टेज बनाता है। ओके 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 सर, ओके। सभी स्टूडेंट्स को याद है?
हाँ 3.42। जी सर, जी सर, 3.42 मैंने बोला था ना, आते ही बनाता है। हाँ तो सर। ये वही सप्लाई है, ये वही सप्लाई है जो कि ये थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है, थोड़ा सा है वही है वही है। इसको थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज किया हुआ कि कैसे वोल्टेज अंदर गई है। तो अगर हम ऐसे सर, इस सप्लाई को सर्च करते हैं, तो हमने सर्च किया तो ये है वो सप्लाई, ये है वो सप्लाई, लेकिन बनी कहां से? 3.42 G3 हॉट से, जो कि रेगुलेटर जी, मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था सर्किट के अंदर की ये वाली सप्लाई है, इस कॉइल पे बनेगी, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये 3.42 बननी बहुत जरूरी है इस केस में। ये 3.42 बहुत सारे काम करवाती है। उसके अलावा अभी जो बैटरी की इसकी सीमॉस बैटरी की बात हो रही थी, तो ये सीमॉस बैटरी का ही ये एक टाइप का काम कराएगी, देखा जाए तो, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो जब अडाप्टर उतर जाएगा तो बैटरी वाली सप्लाई तो यहाँ पर आएगी ना, जी सर, बैटरी वाली सप्लाई इस पॉइंट पे आएगी, यहाँ से पास करेगी, यहाँ से डायोड से पास करेगी, और ये सप्लाई बनेगी ही बनेगी। बैटरी लगी हो, चाहे अडाप्टर लगा हो, चाहे बैटरी लगी हो, तो ये सप्लाई तो बननी ही बननी है। ये सप्लाई बननी ही बननी है, तो ये सप्लाई आगे आरटीसी को सप्लाई दे देगी। अडाप्टर लगा होगा ना, तो आपको यहाँ पर स्विचिंग मिलेगी, यहाँ प्योर डीसी मिलेगी। लेकिन जब हमारी बैटरी लगी होगी तो ये स्विचिंग तो बंद होनी ही होनी है, क्योंकि इसकी डीसी इन और एसी इन बंद हो गई। ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारी यहां से प्योर डीसी पास कर जाएगा, यहाँ से पास करता हुआ सीधी डीसी जाएगी। तो इधर भी डीसी प्योर मिलेगी, तो इधर भी प्योर मिलेगी, कॉइल पास तो करती रहेगी, लेकिन स्विचिंग बंद हो जाएगी। वो स्विचिंग तभी होती है जब हमारी अडेप्टर लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मदरबोर्ड के अंदर, सर्किट के अंदर पहुंचाया जाता है लैपटॉप, अपना मैकबुक के अंदर सप्लाई। तो चार्जिंग एसी पे जैसे ही चार्जिंग एसी होके निकलेगा, तो हमारी कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और सेम हमारे लैपटॉप्स के अंदर क्या होता था, इसके अलावा चार्जिंग आईसी में और स्पेशल क्या होता है, ये सब तो आपको पता ही है ना। ए गेट एस गेट अभी हमने पढ़ लिया, CSIP और CSIN, करंट सेंसिंग, CLR की। और हमारी चार्जर एमॉन और चार्जिंग बीमॉन हमारा क्या है, SMC की। ये खैर आगे एडवांस सर्किट में जब हम कंट्रोलर को पढ़ेंगे तब अपने आपने ध्यान देना। ये SMC पे करंट सेंस करता है चार्जिंग का, SMC बोले तो कंट्रोलर पे। ये जब हम कंट्रोलर की कभी क्लास जब भी लगेगी तब मैं आपको बताऊंगा, तो इस पे आपने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये खराब निकलता भी नहीं है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। कभी जिंदगी में आज तक मेरे पास तो कभी ये खराब आया नहीं। कई कई सौ लैपटॉप रिपेयर करेंगे, ऑलमोस्ट हजारों के गिनती में पहुंचने वाले होंगे हम तो। ये कभी हमें खराब आज तक मिला नहीं है। चलो इसको छोड़ो आप। चार्जिंग एल गेट लो गेट इन दोनों का ठीक है, चार्जिंग ओके। उसके बाद जो चार्जिंग की सप्लाई बनी थी उसको भी तो सेंस करेगा ना ये। तो उसके लिए हमारा ये एक CLR टाइप में यहाँ लगा है, 2 रेजिस्टेंस लग के सीधा CSOP CSON, जो हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर भी होता ही है। CSOP CSON है ना, नॉर्मल लैपटॉप्स में भी है ना। यस सर। तो इसमें भी वही है। ठीक है, उसके बाद सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा, चार्जिंग की जो इंफॉर्मेशन है, बैटरी की, चार्जर की और कंट्रोलर की आपस में कम्युनिकेशन इसी तरीके से होती है कि भैया बैटरी कितनी चार्ज है, कितना जरूरत है और एम्पेयर की, कितनी रह गई है, डिटेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, सही है, खराब है। जो इनकी आपस में बात होती है, जो हमारे सिस्टम के यहाँ पर नजर आ रहा है ना, कितनी परसेंटेज बच गई है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसमें परसेंटेज ये 38%, जो ये 38% नजर आ रहा है, ये कंट्रोलर, ये इसी इन्हीं 2 लाइनों से पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है प्रोसेसर को फाइनली, और प्रोसेसर उसको बताता है स्क्रीन के ऊपर कि कितनी बची है, कितना है, कितना नहीं। तो इससे ही बात होती है। ठीक है, तो ये हमारा चार्जिंग है इसी, कंट्रोलर और बैटरी मिलकर करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अडेप्टर कनेक्ट करोगे मदरबोर्ड के पास, यहां पर आपने कंट्रोलर सही है कि नहीं है उसको कंफर्म करने के लिए ऑन की कंडीशन में, तो आप देखोगे यहां पर डाटा बनेगा। डाटा बनेगा, सिर्फ वोल्टेज नहीं होगी, डाटा बनेगा। डाटा बनने का मतलब ही यही है कि कंट्रोलर और चार्जिंग आईसी आपस में बात कर रहे हैं।
मतलब कंट्रोलर का सेक्शन ऑन होने के लिए ठीक है। ये यहां पर डाटा आने का मतलब यही है कि कंट्रोलर का पावर मैनेजमेंट ठीक है। अगर यहां पर ही डाटा नहीं आया, सपोज एक पॉइंट पे सीरियल डाटा पे डाटा आ रहा है और क्लॉक पे क्लॉक ऐसे ऐसे होती है, क्लॉक पे क्लॉक नहीं बनी या क्लॉक बन रही है डाटा नहीं आ रहा, तब भी खराब है कंट्रोलर। कंट्रोलर खराब है, लास्ट केस में पहले फटाफट चार्जिंग आईसी चेंज कर लेनी है। क्योंकि चार्जिंग आईसी भी तो बात तो आपस में करेंगे ना, चार्जिंग आईसी तो आराम से मिल जाती है, बथेरियां पड़ी होंगी आपके पास भी और मार्केट से आराम से मिल जाती है। फटाफट चार्जिंग आईसी चेंज करनी है। फिर आपने इन दोनों का इंपीडेंस चेक करना है, इसका भी इंपीडेंस इसका भी इंपीडेंस। सपोज इसका आता है हमारा 300 एक का, तो दूसरे का भी 300 ही आना चाहिए। ठीक है, दोनों का इंपीडेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, और एक पे डाटा आ रहा है एक पे नहीं आ रहा। मैं अभी क्लॉक डाटा की बात नहीं, मैं दोनों को डाटा बोलता हूँ कि दोनों पे सीआरओ पे सप्लाई बनेगी, डाटा बनेगा। तो एक पे बन रहा है दूसरे पे नहीं बन रहा, या दोनों पे ही नहीं बन रहा, तो हमारी कंट्रोलर खराब हो सकती है। बहुत ज्यादा चांस है, अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो ज्यादा चांस यही है कि कंट्रोलर ही खराब निकलेगी, चार्जिंग आईसी बहुत कम खराब निकलेगी। ठीक है। तो इस केस में आप तुरंत बंदे को, या कोई डीलर आपके पास लैपटॉप ले आता है, तुरंत ही बोल दो भैया, खर्चा साथ के साथ ही कई बार पूछ लेते हैं लोग, भैया रुक जाओ, पहले मेरे को अवेलेबिलिटी देखने दो कंट्रोलर की, हो रही है कि नहीं हो रही, उस हिसाब से खर्चा। 7-8 हजार से तो नीचे मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर अरेंज करने में ही 4-5 हजार रुपये आपको लगने वाला है। तो ये एक बात है, ऐसे एक चल रहा था तो मैंने आपको बात बता दी, इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इसको ऐसे याद रखना, कभी आए तो सीआरओ से ही पता लगेगा। दूसरी बात, मल्टीमीटर से नहीं पता लगेगा। मल्टीमीटर से सिर्फ ये है कि आप ट्रैक में कोई दिक्कत आ गई है तो वो आप पकड़ सकते हो। ट्रैक में दिक्कत आ गई है तो कैसे बोले, तो इस वाले पे 300 आ रही है इम्पिडेंस और इस वाले पे 200 आ रहा है इम्पिडेंस, तो आपको पता है इसके दोनों पे इम्पिडेंस सेम आना चाहिए, तो ट्रैक में दिक्कत है। ट्रैक में दिक्कत है तो क्या मतलब, हम एक बार इसको ना सर्च करते हैं। कॉपी पेस्ट, यहां से क्या, देखो इन्होंने बनाया हुआ है, ये कहां से आया, बैटरी चार्जर से। चार्जर, बैटरी चार्जर क्या, बैटरी चार्जिंग आईसी से। ठीक है, यहां से ये कम्युनिकेट हुआ और इसको पुल अप करके रखा हुआ है कौन सी सप्लाई ने, फटाफट बोलो। वही जो वही सप्लाई रेगुलेटर जो बना रहा। स्टार्टिंग में बनी थी, जी 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 3V42_G3 हॉट, उसी सप्लाई ने, सोच लो वो सप्लाई यहां से भी पुल अप करवा रही है इस पर्टिकुलर, इवन इनकी कम्युनिकेशन को भी करवा रही है, उधर एसीबीसी ओके को भी करवा रही थी। ठीक है, समझे बात। पुलअप का मतलब, अब थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। पुलअप का मतलब होता है कि सपोज ये जो ट्रैक है यहाँ पर, अरे चला ही नहीं, सीआरओ पे स्क्रीन पे ऐसे सप्लाई पुल अप हो जाती है। जब ये पर्टिकुलर ट्रैक पुल अप हो जाता है, यहाँ पर ये कितनी सप्लाई होती है, 3.42। ठीक है, और इसके अंदर डाटा कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इसके अंदर डाटा कम्युनिकेट करेगा 2 किलो ओम के रजिस्टर से। इन्होंने सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा दोनों को 2.0 किलो ओम से 2 किलो ओम से दोनों को पुल अप करके रखा है, और इसके अंदर अब डाटा कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे 2.0 किलो ओम के द्वारा, इसको पुल अप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो पुल अप करके बात हम ये कर रहे थे इम्पिडेंस की, कि सपोज वहां पर इम्पिडेंस गलत हो जाते हैं। सपोज यहाँ पर इम्पिडेंस दोनों का सेम नहीं होता, मल्टीमीटर से चेकिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ तो ये रजिस्टर खराब हो चुके हैं, दोनों में से किसी एक की वैल्यू खराब हो गई है, तभी यहाँ पर वैल्यू में फर्क पड़ गया। तो यहाँ फिर हमारी एसएमसी खराब है या हमारी चार्जिंग आईसी खराब है, बैटरी तो उतार के ही चेक करेंगे हम। ये काम हम बैटरी उतार के भी चेक करेंगे तो भी डाटा कम्युनिकेट करेगा, एसएमसी और चार्जिंग आईसी आपस में कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, अगर वो कम्युनिकेट कर रही है तभी चार्जिंग होगी, नहीं तो होनी भी नहीं है। सपोज कईयों में क्या होता है ना, ये खराब होता है ये सिग्नल, या यहाँ पर डाटा क्लॉक नहीं आ रहा होता लेकिन लैपटॉप ऑन हो रहा होता है। अगर ऑन नहीं हो रहा तब तो हमने ये चेक करना ही करना है, लेकिन अगर बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही तब भी ये चेक करना है। ठीक है, अगर ये खराब होगा तो किसी किसी लैपटॉप में लैपटॉप ऑन हो जा रहा होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कुछ खराब हुआ होता है कंट्रोलर से अंदर, बाकी सब ठीक चल रहा होता है तो इस कारण ऑन हो रहा होता है, लेकिन बैटरी चार्जिंग नहीं होती थी। तो बैटरी चार्जिंग में तो सबसे पहले आपने यही देख लेना कम्युनिकेशन हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, आप वापस समझ आई बात। नॉर्मल लैपटॉप में भी यही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके अलावा क्या होता है
हम चलते हैं, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया।